डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इन सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। यानी कि आपसे सवाल पूछा गया है किस तरह के एलिमेंट आसानी से अपने बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और किस तरह के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब बहुत इजी है। मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस आयनिक बॉन्ड में बताया था कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या बन गया, एम नेगेटिव। या इसे बी से जाहिर कर दो, तो जब बी से जाहिर करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा बी नेगेटिव। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेटल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, वो आसानी से अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली व्हाइल नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, why do lower molecular mass covalent compounds exist as gases or low boiling liquids। यानी कि ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड, आपसे सवाल पूछा गया है कि ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है वो या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स देखें, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वीक। सही है, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो आपको पता है कि वो जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा या तो गैसियस फॉर्म में या एग्जिस्ट करेगा लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में। तो इसका सिंपल जवाब है, जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी आपके पास जो फिजिकल नेचर है वो या तो गैसियस होगी या लो बॉइलिंग लिक्विड्स की तरह की होगी। तो आप ये जवाब कैसे लिखेंगे? वाई डू के बाद जो है यहां से आप स्टार्ट करेंगे लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड। सवाल की स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है लो मॉलिक्यूलर मास वाले, उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से या तो वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या वो लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बेशुमार एग्जांपल्स है हमारे पास ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है और वो गैसेस या लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास जो है एथेनॉल है। तो ये दोनों जो है ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये लो बॉइलिंग लिक्विड है। मेथनॉल जो है वो भी लो बॉइलिंग लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप एक एलिमेंट की एग्जांपल बताएंगे जो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एंड इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम, और इसके एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। यानी कि एक ऐसे एलिमेंट का आपने नाम बताना है जो एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। सही है, एलिमेंट, देखो एलिमेंट का नाम बताना है जो एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। तो भाई हमारे किताब में जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पढ़ा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और वो है कार्बन। आपको पता है कि कार्बन बनाता है डायमंड, कार्बन बनाता है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और कार्बन जो है फर्दर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है इसके एटम्स में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर बनाए ना थोड़ा सा, तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो 4 कार्बन है ये फर्दर 4 और कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। मसलन हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, तो ये वाले कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4, चारों कार्बन के साथ। अब इस कार्बन की अगर बात करें तो इसने भी तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक इसने बनाया हुआ है,
दूसरा ये इस तरह से बनाएगा, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, सही है। इसी तरह ये कार्बन भी 4 बनाने होते हैं, एक इससे बनाया हुआ है, दूसरा इस तरह बना, तीसरा इस तरह से बना और चौथा इस तरह से बना। इस तरह ये आपके पास देखें, ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। आपको एलिमेंट का नाम पूछा है, आप सिर्फ कार्बन लिख देंगे कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में, और इसके एटम्स में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल? कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो इनको मैलिएबल भी बनाती है और इनको डक्टाइल भी बनाती है? पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं स्टूडेंट्स, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ही मेटल्स की है। ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मेटल शो कर सकते हैं, नॉन मेटल शो नहीं कर सकते। और मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे शीट्स और वायर्स बनती हैं, शीट्स और वायर्स बनती हैं। शीट्स और वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अब देखें, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल मैलिएबल और डक्टाइल बनते हैं? इस सवाल का जवाब आपको बुक के पेज नंबर 42 से मिलेगा। 42 की थर्ड लास्ट लाइन से, When pressure is applied on metals, the upper row of atoms slip past the lower rows. For example, मेटल को अरेंज किया हुआ रोज की फॉर्म में। अब क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो मेटल की जो ऊपर वाली लेयर्स होती है ना, वो खिसक जाती हैं, वो अपनी असली जगह छोड़ देती हैं और वो आगे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, जब वो अपनी असली जगह छोड़ देती हैं, एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज, उसके नतीजा में उनकी शक्लें बदल जाती हैं, शेप्स चेंज हो जाती हैं। जाहिर है ऊपर वाली लेयर जब गुजर गई, ठीक है, तो नीचे वाली लेयर वहीं पे रह गई, तो जो शेप थी पहले वाली वो तो डिफॉर्म हो गई, वो चेंज हो गई। फिर मेटल कैन देयरफॉर कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, इसलिए मेटल को आसानी से जो है शीट्स और वायर्स में ड्रा किया जा सकता है। और मैंने क्या कहा है कि वायर्स और शीट्स में ड्रा करने वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। फिर आप लिख देंगे उसके बाद लिखने के बाद ना सवाल में ही लिखेंगे दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। 3 लाइनें वो लिखेंगे और आखिर पे लिख देंगे दिस प्रॉपर्टी, और ये सवाल से लिखेंगे, विच वर्ड काट देंगे, उसकी जगह लिख देंगे दिस। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे एटम को। ठीक है, तो जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे एटम को डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कि क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो देखें, ऑब्वियस बात है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सही है। ये जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड है ना वैसा ही है, सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में फर्क है, बाकी इनकी स्ट्रेंथ में कोई खास फर्क नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एक एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे को। तो फर्क सिर्फ इनकी फॉर्मेशन का है, वे ऑफ फॉर्मेशन का है, लेकिन स्ट्रेंथ का कोई खास फर्क नहीं है। तो अब इस सवाल का जवाब क्या लिखोगे? यस, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तस्वर करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग तस्वर करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका हमारे पास जी लास्ट छठा सवाल है और ये अहम भी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा गया है कि राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3, यानी कि आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है। आपको एक कंपाउंड गिवन है नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का। इसमें ना सबसे पहले आप नाइट्रोजन को बनाएंगे सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का ताल्लुक स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 5A के साथ है। जब इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 5A के साथ है तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का ताल्लुक ग्रुप नंबर फर्स्ट A के साथ है तो इसके वैलेंस शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 6A के साथ है, तो इसलिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब आपने क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला किसका बनाना है, HNO3 का। सही है। अब देखो आपको यहां पे नाइट्रोजन को कंसीडर करना है सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन को कंसीडर क्या करना है, सेंट्रल एटम। मैंने क्या कहा है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को यूं शो करवाते हैं, 2 2 4 और 1 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के है ना, उनको डॉट की सूरत में शो करवा दिया। अब स्टूडेंट्स याद रखो, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। इस चीज का भी ख्याल रखना है जब इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ देखो 3 ऑक्सीजन है इस फार्मूला में और 1 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन सेंट्रल हो गया, 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन अभी रखता है। आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे फॉर एग्जांपल, ये लिख दिया ऑक्सीजन। ठीक है। यहां पे भी आपने लिख लिया ऑक्सीजन और यहां पे भी आपने लिख दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, वो तो 5 लिख दिए, डॉट से जाहिर कर दिए। अब हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। हर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनको अब लिखते हैं, उनको क्रॉस से जाहिर करते हैं, क्योंकि आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है ना, तो इसलिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, इसी तरह 3 4, इसी तरह 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2 3 4 5 6। ये देखिए ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6। और ये मैंने जो लिखे है ना, देखो कभी इधर लिख दिए, कभी इधर, कभी इधर। ये बॉन्ड किस तरह से बनेंगे वो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन किस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, उस चीज को ये शो कर रही है चीज, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है। अब एक H रहता है, इस O के साथ एक H लगा देते हैं। इस O के साथ जो H लगाएंगे ना, वो कुछ इस तरह से होगा, H और आपको होता है H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं डॉट से। सही है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है HNO3 का। अब मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये स्ट्रक्चर ओवरऑल बनेगा कैसे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर जी इस तरह से बनता है। अब जरा देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये नाइट्रोजन है, इसने डबल बॉन्ड बनाया। ये देखो ना, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके मिलने से 1 बॉन्ड, ये 1 और 1 इलेक्ट्रॉन के मिलने से 1 बॉन्ड, यानी कि 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन 2 जो पेयर है ना, वो एक्स्ट्रा है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही ऊपर आप राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसी तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मिलेंगे और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन गया H के साथ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो यूज हुए हैं ऑक्सीजन के 2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही आप राइट कर देंगे। ठीक है। अब बारी आ गई इस 2 इलेक्ट्रॉन्स की और इस ऑक्सीजन एटम की। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना ऑक्सीजन एटम को, तो यहाँ पे एरो का हेड लगा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे ऑक्सीजन। सही है। अब ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन यूज हुए नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 पेयर है, वो तीनों पेयर आपने ऐसे ही लिख दिए, 2 2 4 2 6, ये एज इट इज लिख रही है। इसमें कोई फर्क नहीं आया। फर्क कहां पे आया कि आपके पास जो स्ट्रक्चर ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है। यानी कि और जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोई एटम बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन लिख ले
तो बेहतर है, नहीं भी लिखे तो चलेगा। यानी कि इसके ऊपर आप पॉजिटिव लिख सकते हो, इसके ऊपर आप नेगेटिव लिख सकते हो, नहीं भी लिखना तो इट इज ओके, ठीक है। इस तरह से, ये इस तरह से, ये ओवरऑल आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। आपने होपफुली इन सारे सवालात को समझा होगा, और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि सबने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आपको इस YouTube चैनल से आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।